कालीचरण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामगढ़ से अमर रहे, अमर रहे। संत कालीचरण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर खतरा है तो कम्युनिस्ट विचारधाराओं से है, अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन चर्च से है। हादसे का जिम्मेदार कौन? इस घटना को लेकर जितनी भी बातें इस वक्त आपने कही हैं 100% सही बातें हैं और इसीलिए लगातार हम भी यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी लापरवाही हुई तो कैसे हुई। ना कोई यहाँ पर इंतजामात थे, ना कोई तरीका था, ना सलीका था जिसकी आप जिक्र कर रहे थे। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सीधे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पर जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा, अब एक तरीके से कहूँ तो ये माँ है जो मुझे बता रही थी कि इसको उस वक्त लग गया कि मेरा बच्चा तो कहीं नहीं छूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके अपने छूट रहे थे, खाई में गिर रहे थे। ये क्यों हुआ? किसको मानती है जिम्मेदार? कहाँ लापरवाही दिखी आप? प्रशासन क्षेत्र को मैं मानती हूँ। कोई पुलिस वाला वहाँ पे नहीं था, जो पुलिस वालों की कोई बहुत लापरवाही थी। हम जब ऊपर गए वहाँ पे पूरी टैक्सियों की गाड़ी भरी पड़ी थी और आते टाइम बिल्कुल बुरा हाल, गाड़ियाँ पीछे और लोग ऐसे खाई में गिर रहे थे। पूरी जाली वहाँ की टूट पड़ चुकी थी और लोग सारे खाई में, बच्चे छोटे छोटे सब वो गिर चुके थे। शुक्र है भगवान का कि मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं लेके आई। मैंने बहुत जिद करी थी कि मैं अपने बच्चे को लेके आऊँ। भगवान की दुआ है कि मेरा बच्चा बच गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जो आंखों के सामने का जो मंजर बता रही हैं कि रेलिंग पे बच्चे थे, रेलिंग पे लोग लगे हुए थे, टूट गई रेलिंग, गिर गए, इतनी भीड़ आई, किसी ने रोका नहीं, किसी प्रशासन ने चेक नहीं किया? कोई प्रशासन नहीं था। गाड़ियाँ जो फंस गई थी उन्हें बैक लाया जा रहा था, जिस बैक के कारण जो पीछे से भीड़ आई वो वहाँ पे जम गई। जब उनने गाड़ियाँ पीछे करी तो लोग पीछे, मेरा भाई है छोटा, ये बिल्कुल रेलिंग की तरफ था और ये हमारे छोटे हैं, इनने पैर लगा रखा था रेलिंग में, वो रेलिंग टूट गई। वहाँ से कम 30-40 लोग हमारी आंखों के सामने गिरे हैं। छोटे छोटे बच्चे, एक अंकल पे 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, उनके तीनों बच्चे नीचे थे, उनकी वाइफ वगैरह कोई वापस नहीं मिला और ये सब बच के आए भगवान की दुआ से। आप रेलिंग पे लटके थे, रेलिंग मौत के मुंह से बाहर निकल आए हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कहीं किसी ने नहीं रोका, भीड़ आती गई और ये हादसा हो गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा पब्लिक की इतना रश था कि कुछ कर ही नहीं सकता था कोई बंदा, उन्हीं के प्रेशर में था जो था, और थी नहीं कोई मिलिट्री वगैरह, कोई वो नहीं था सिस्टम वहाँ पे, फंसे हुए थे। कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो भी हुआ? नहीं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। नीचे हमने आके बताया कि आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या मास्क लगाना जरूरी नहीं है? मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल देखिए संदीप जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए जो इन्होंने कहा कि घोर लापरवाही प्रशासन की तरफ से, मतलब मैं खुद गवाह हूँ कि जिस वक्त मैं आई थी लाखों की भीड़ उस वक्त भी थी और जब ये घटना हुई उस वक्त भी काफी ज्यादा भीड़ थी। जब नीचे भवन से, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन कलिकांत को कहूंगी, कलिकांत आप वो मार्ग दिखाइए। देखिए ये भवन अगर देख पा रहे होंगे, अभी इस वक्त अंधेरा हो रहा है लेकिन तस्वीरों में मैं कोशिश कर रही हूँ, ये रास्ता जाता है और इसी रास्ते से लाखों की भीड़ गई, चलती चली गई, कहीं किसी को नहीं रोका, कहीं किसी को टोका नहीं। भवन के अंदर भी 25-30 हजार से लोग अंदर चले गए, लेकिन बावजूद इसके पीछे से रोका नहीं गया। और सबसे अहम बात यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ संदीप जी, कि जो पर्ची कटती है उस पर्ची तक की चेकिंग नहीं हो रही है। बिना पर्ची के लोग जा रहे हैं, पर्ची पर कोई स्टैंप नहीं लग रहा है। आपके पास पर्ची है, बताइए। ये पर्ची कहीं पे भी चेकिंग नहीं, हमने पर्ची ली और जहाँ भी हमारी चेकिंग हुई वहाँ किसी ने कोई पर्ची नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। सबसे मैंने कोई चेक करवाई थी जहाँ सेंसर लगा हुआ था, जिससे हम लोग वो चेक। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी संदीप जी, देखिए ये यात्रा पर्ची है, ये कटरा में कटती है, उसके बाद इसका जो है स्कैन होता है या फिर जो है इस पर स्टैंप लगता है। लेकिन इस पर्ची को कहीं पूरे रास्ते में, भवन के रास्ते में न पूछा गया, न पाछा गया, न पड़ताल की गई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास ये पर्ची भी मौजूद नहीं थी। और यही सबसे बड़ा कानून मैं मानती हूँ कि लोगों को रोकने की जो कवायद थी, भीड़ को जो कंट्रोल करने की जो कवायद होती है प्रशासन की तरफ से, वो नहीं हुई। और खामियाजा ये कि जो लोग नए साल पर माता के आशीर्वाद लेने आए थे कि आने वाला समय उनके लिए खुशहाल रहे, देश के लिए खुशहाल रहे, वो मातम में तब्दील हुआ और आज उनके घर में मातम हो रहा है। और जैसे ये कह रही थी कि छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते बिलखते
डूबते नजर आए, किन्हीं का हाथ छूट गया, बहुत लोग खाई में गिर गए। कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन या सीआरपीएफ वालों सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कैसे बच के निकली आप? मैम रेलिंग जो थी उसके सहारे काफी लोग खड़े थे, मतलब कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों ने रेलिंग्स पकड़ी हुई थी जहाँ आप खड़ी थी। हाँ जी, मेरा पूरा एक ये वाला पैर, पूरा पैर जख्मी हो गया था, ये पूरा पैर, आधा पैर मेरा कम से कम नीचे खाई में। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और मैं आज आपका ध्यान आकर्षण 3 बिंदुओं पर करना चाहता हूं और आप इन तीनों मुद्दों को बहुत गौर से देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि तिरुपति मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उनके एक ट्रस्टी के पास, हालांकि 17 ट्रस्टी हैं उनमें, तो 17 ट्रस्टीज के पास आप सोच सकते हैं कि जब एक ट्रस्टी के पास, जिनका नाम रेड्डी जी है, उनके पास, जिनकी फोटोज आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये ट्रस्टी हैं और इनका नाम रेड्डी जी है। ये 17 ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी है। मंदिर कौन सी है? तिरुपति मंदिर। और ये छापा कब पड़ा? 27 दिसंबर 2021 को, बीते वर्ष 27 दिसंबर 2021 को छापा पड़ा था। इनके पास 127 केजी सोना, 127 केजी सोना बरामद होता है। 106 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं और 50 करोड़ से भी ज्यादा के डायमंड्स। अब आप सोचिए कि अगर एक ट्रस्टी के पास इतनी बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है, इतनी बड़ी मात्रा में कैश मौजूद है और इतनी बड़ी मात्रा में डायमंड्स मौजूद है, तो 17 ट्रस्टीज का अगर मिला करके देखा जाए तो कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। और मैं ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ? सवाल तिरुपति मंदिर का नहीं है, या साईं बाबा के मंदिर का नहीं है, या अन्य जितने भी श्रद्धालु जिन भगवानों में आस्था रखते हैं उनकी किसी भी मंदिर का नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि ये ट्रस्टीज जो भी हैं, इन चढ़ावों का क्या कर रहे हैं? क्या मंदिर में उन चढ़ावों के बदले सही इंतज़ाम किए जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आज नव वर्ष की शुभकामनाएं और इसके बुरे वर्ष के अच्छे बीतने के लिए माता वैष्णो देवी के पास जो श्रद्धालु गए, जिनकी आस्थाएं यकीनन अच्छी थी, सच्ची थी, देश के प्रति उनका प्रेम था, स्नेह था, और अपने परिवार वालों के प्रति भी उनका प्रेम था, अपने लिए भी प्रेम था। और इस नए वर्ष के लिए जो आज 1 जनवरी है, पूरा 31 दिसंबर 2022 कैसे कुशल मंगलम बीते उनके साथ, इसके लिए वो दुआ मांगने जा रहे थे, आशीर्वाद लेने जा रहे थे, और उसमें अचानक से भगदड़ होती है। 12 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। ये मामूली सवाल नहीं है। अगर ये पहली बार हुआ होता तो ये सवाल मामूली था, लेकिन ये सवाल इसलिए मामूली नहीं है क्योंकि ये बार बार होते हुए आ रहा है। अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो एक लिस्ट है लगातार कई वर्षों से कितने श्रद्धालुओं की मौत हर साल हो रही है। कभी 80 लोगों की मौत हो रही है, कभी 145 लोगों की मौत हो रही है, और कभी इसी तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं में मौत हो रही है। और आज भी उसी लाइन में एक बड़ा हादसा हुआ है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई, वरना जिस तरीके से भगदड़ मची थी इसमें हज़ारों लोगों की जान जा सकती थी। जैसा कि आपने देखा, न्यूज़ 24 की स्पेशल रिपोर्ट संदीप चौधरी ने जो दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनका लाइव आप उनका डिस्कशन सुन सकते हैं, उनका बयान सुन सकते हैं, चश्मदीद का बयान सुन सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से बताया कि सिर्फ ट्रस्टीज़ और बाकी जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है, उन सारे पैसे और चढ़ावों का क्या कुछ हो रहा है कि उस पर कुछ खास इंतज़ाम नहीं है, बिल्कुल भी इंतज़ाम खास नहीं है। इसी वजह से ऐसे हादसे हर साल हो रहे हैं, बराबर होते हुए आ रहे हैं। अगर हर साल ना भी हो रहे हो तो बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सवालों का उठाना लाजमी बन जाता है कि एक ट्रस्टी के पास इतनी बड़ी अमाउंट में 127 केजी सोना, 106 करोड़ के कैश और 50 करोड़ से भी ज़्यादा के डायमंड पाए जाते हैं रेड्डी साहब के पास, और ऐसे 17 ट्रस्टी सिर्फ तिरुपति मंदिर में। तो अगर हर मंदिर
और सभी के ट्रस्टीज़ को देखा जाए तो कितना बड़ा अमाउंट बनता है, और इसके नाम पर लोग आस्था का छलावा दिखाते हैं, भक्तों श्रद्धालुओं को उल्लू बनाते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो ऐसे में कम से कम जो श्रद्धालु हैं वो इस बात से सबक सीखें कि उनके द्वारा चढ़ाया गया दान क्या किसी देवी को लेकर के, यानी कि गोडसे जिंदाबाद को लेकर के, या कालीचरण की गिरफ्तारी को रिहाई में बदलने को लेकर के, तो क्या ये मांग जायज़ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं नेशनल दस्तक की ये रिपोर्ट जो उन्होंने इस पर स्पेशल कवरेज किया है। ये गांधी के देश में तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और ऐसे लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है जो देश का विभाजन चाहते हैं, बल्कि देश सभी का देश है और इसमें हमें यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को मिलाकर रहना है और मिलजुल करके रहना है। ये सब वोट या इलेक्शन के मुद्दों को जोड़कर देखा जा सकता है। एक तरफ ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, देश में बुरी से बुरी हालत होने के कगार पे पहुंचने वाला ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सारे नेता रैलियां करने में लगे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो कोई बड़ा नेता नहीं बचा है जो रैलियां नहीं कर रहा है और लाखों की भीड़ नहीं जमा कर रहा है। ऐसे में क्या होगा देश का? चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए।